Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके फायदे की बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे कि जिन 4 एसेट क्लास या परिसंपत्ति वर्गों में निवेशक निवेश करते हैं, उनमें म्यूचुअल फंड किस प्रकार आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार है। बात चाहे इक्विटी की हो या डेट की या गोल्ड की या फिर रियल एस्टेट की, आप इनमें म्यूचुअल फंडों के जरिए किस प्रकार निवेश कर अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं टॉरस म्यूचुअल फंड के सीईओ वकार नकवी जी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एवं ट्रेनर पूनम रुंगटा जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट से इसकी जानकारी ले सकते हैं, अपने क्वेरीज जो हैं वो वहां डाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को होस्ट। थैंक यू सो मच मनीष जी हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज हिंदी दिवस के मौके पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और म्यूचुअल फंड्स को लेके जो सबसे पहले चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो म्यूचुअल फंड सही है। तो पहला सवाल जो मैं पूनम जी आपसे करना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड सही है, कितनी सही है ये बात और कितनी ज़रूरी है ये लोगों को समझना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके उनकी जो जागरूकता है वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वरुण जी, ये सवाल जो आपने किया है इसके ऊपर हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और ये अवेयरनेस, जो जागरूकता हम फैलाने की बात कर रहे हैं, ये जो लोग म्यूचुअल फंड से थोड़ा थोड़ा जुड़ के पिछले 5 या 10 साल में जुड़े, उन्हें आज ये बात बिल्कुल 100% समझ आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड कितना सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है, ये बात एकदम सही है। साथ ही में ये बात भी जानने वाली है, जो आपने टॉपिक उठाया आज, एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप लोगों के दिमाग में एक आता है म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी यानी शेयर मार्केट, बट ये सही नहीं है। म्यूचुअल फंड जितना इक्विटी मार्केट के लिए निवेश के लिए सही है, उतना ही कोई और एसेट क्लास, यानी कि आप डेट की बात करें, गोल्ड की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, या जो भी एसेट क्लासेस, कैश मार्केट ले लें, आप रिटायरमेंट प्लानिंग ले लें, हर तरीके के आपके गोल के लिए आप म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट चुन सकते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक कोर प्रोडक्ट है, यानी आपको कहीं भी निवेश करना है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप 80C के बेनिफिट का जो 1.5 लाख रुपए की रकम है वो भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बहुत जानने वाली बात है और समझने वाली बात है कि कोई भी और प्रोडक्ट के बजाय म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी हैं, यानी आप टैक्स की बचत भी करते हैं, रिटर्न भी आपके ज्यादा होते हैं, और साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, यानी आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप मुझसे म्यूचुअल फंड के फायदे पूछेंगे तो मैं शायद बोलती चली जाऊंगी उसके ऊपर। तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, हर एक को इसमें निवेश करना ही चाहिए। थोड़ा सा मैं पूनम मैम की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सीधे शेयरों में निवेश क्यों, मतलब अगर जब कोई आदमी सीधा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको लोग सलाह देते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंडों के जरिए इन्वेस्ट करो। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे ऐसा है मनीष जी के लॉजिक्स तो बहुत सारे हैं, पर एक जो बहुत अहम लॉजिक मेरे अनुसार है वो ये है, जैसे मैं खुद म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, शेयर्स की का नॉलेज भी है, ठीक ठाक है, मैं नहीं मानूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, पर हाँ, क्योंकि फंड मैनेजर में हूँ नहीं कई साल से, पर फिर भी एक बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके बावजूद अगर मैं सोचूं भी कि मैं डायरेक्ट शेयर्स में जाऊंगा तो मुश्किल ये है कि मुझको उसके लिए समय बहुत देना पड़ेगा, या तो फिर मैं फॉलो करूं, कभी भी न्यूज़ आती है, और ये है कि आपके यहाँ शेयर्स, आपके यहाँ क्या पूरे देश दुनिया में शेयर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, कभी पॉलिटिकल न्यूज़ से, कभी इंडस्ट्रियल न्यूज़ से, कभी कोई कंपटीशन के कारनामे से, कभी किसी और कारण से, कभी उनके खुद के प्रॉफिट से, बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल रिजल्ट से। तो उतना समय दे नहीं पाता है कोई। अगर कोई उतना समय दे पा सकता है और उतना
उसके पास नॉलेज है कि वो सारा फॉलो करे, तो फिर कोई बुराई नहीं है कि डायरेक्ट शेयर्स में भी कोई इन्वेस्ट करे। पर क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास, और दूसरी चीज जैसे पूनम जी ने बताया कि टैक्स एफिशिएंसी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है। शेयर्स में तो ये है ना कि आप जो खरीदें और बेचें तो तुरंत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर्टिकुलर शेयर पे लग जाएगा, जबकि म्यूचुअल फंड्स अपने अंडरलाइंग शेयर्स खरीदते बेचते हैं और आप सिर्फ यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं। आपने यूनिट्स, आप जब तक यूनिट्स नहीं बेचेंगे अपने, तब तक आपके कैपिटल गेन्स लगेगा नहीं, और वो भी उसमें भी फायदा ही है इन्वेस्टर का। तो एक वो मेरे ख्याल से शेयर इन्वेस्टिंग उस तरह का है कि भाई मैं सब्जी खुद ही उगा के खाऊंगा, तो वो शेयर इन्वेस्टिंग है। और ये कि मैं ले लूंगा बाजार से और अच्छी सब्जी उसी तरह की मुझको मिल जाएगी, सहूलत रहेगी, मैं और भी कुछ कर पाऊंगा सब्जी खरीद के पकाने के बाद, तो वो म्यूचुअल फंड्स है। जी जी, तो वकार जी की बातों से अगर मैं जो एक कैच कर पाऊँ वो ये है कि हमारे को वाइड वैरायटी मिल जाती है जब म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट का करें। आई एम श्योर स्टॉक मार्केट्स में भी वाइड वैरायटी होती है, बट कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। तो पूनम जी, इसी चीज को लेकर आगे बात करूंगा। वाइल इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोगों को काफी ज्यादा फैसिनेट करती है इन टर्म्स ऑफ क्विक गेन्स की अगर बात करी जाए, बट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म में लोग कंसीडर करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। तो इस चीज को लेके म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट से पहले जो उन्हें पता होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हर एक निवेशक को अपना पर्सनल प्रोफाइल पता होना चाहिए कि वो कितना जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं और उनका जो गोल है वो क्लियर है कि नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग नीड और वांट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अपने नीड्स को वांट समझ लेते हैं और फिर वो गोल बना लेते हैं। तो वो बहुत क्लैरिटी जरूरी है, और साथ ही आपका जो गोल है उसके साथ टाइम होराइजन एक एटलीस्ट एक एवरेज टाइम होराइजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे की शादी है या बच्चे की हायर एजुकेशन है, तो हर एक निवेशक को ये पता होता है कि उसके लिए उसके पास कितना समय है। तो डिफरेंशिएट करना गोल और उसको एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उसमें फंड्स का सिलेक्शन करें। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू करते हैं, जो करना चाहिए, एक पूरी तरह गाइडलाइन लेके, क्योंकि हर टाइम होराइजन के साथ प्रोडक्ट अलग हो जाता है। आप अग्रेसिव प्रोडक्ट जब लेंगे, यानी आप प्योर इक्विटी में जब आएंगे, जब आपके पास 5 ईयर प्लस टाइम होराइजन है। अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आप एक मिक्स टाइप का, हाइब्रिड टाइप का फंड लेंगे। बिकॉज जैसे मैंने पहले किया, म्यूचुअल फंड एक कोर प्रोडक्ट है, हमारे पास सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आप क्लियर हैं आपका टाइम होराइजन और आपका गोल कितना और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट चुना जाएगा। विच इज नॉट राइट कि आप हर इंसान के लिए वो प्रोडक्ट सही है। आज मेरे लिए मेरे जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से 100% इक्विटी या स्मॉल कैप फंड सही है, बट मे बी वो आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आपकी जोखिम उठाने की क्षमता उतनी नहीं है, भले आपका टाइम होराइजन वही है। इसलिए ये सब पैरामीटर्स को बहुत बारीकी से समझ के फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके पैसे निवेश करने के बाद एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, आपको सिक्योर फील होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड लगनी चाहिए, तभी आपके लिए वो प्रोडक्ट सही है। इसलिए म्यूचुअल फंड में टाइम होराइजन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास समय कम है, यानी आपको 2 या 3 साल का ही समय है निवेश के लिए, तो आपके पास वैसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। आप रिस्की प्रोडक्ट में ना जाके आप एक डेट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। इसलिए अपना टाइम होराइजन पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इक्विटी इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट। ये इतना रिस्क है इसके अंदर, तभी इसके अंदर रिवॉर्ड है। तो हम हमारी रिस्क को समझ के, प्रोडक्ट की रिस्क को समझ के निवेश करेंगे तो हमें हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और हमारे गोल की तरफ भी हम बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। वकार सर, पूनम मैम ने अभी चर्चा की हाइब्रिड फंड की, डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की टाइम होराइजन के हिसाब से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट चूज करने में भरोसा नहीं करते और वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे लोग जो इक्विटी और डेट में एक खास रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा फंड मुफीद है और
मतलब कितना उसका क्या कार्य प्रणाली होती है, वो फंड मैनेज कैसे होता है कि वो बैलेंस बना रहे? मैं आपसे ये जानना चाहूँ। देखिए मनीष जी, पहली बात तो ये कि जैसे ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निवेशक किसी, जिसको हम चाहे जो कह लें, डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, एडवाइज़र कह लें, उनसे मिले और उनको अपनी साफ साफ जानकारी दे, सो दैट वो बहुत एक बैलेंस्ड निर्णय पे पहुंच पाए कि इन्होंने कहाँ निवेश करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, और ये भी प्लानिंग कर पाए कि अगर शिफ्ट करना है कभी कहीं से, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, कभी कुछ बदलाव अगर आया मार्केट में तो कभी हो सकता, मान लीजिए पूनम जी ने किसी को बताया हो कि आप फलाने इसमें इन्वेस्ट कीजिए क्लास में, और उसके बाद उनको लगे कि नहीं अब थोड़ा सा कहीं और फायदा ज्यादा होगा 2-3 साल में, तो वो एक, जैसे डॉक्टर दवा चेंज करता है वैसे एक एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर दवा चेंज कर सकता है। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा, बैलेंस फंड का ये होता है कि अब एक जमाना था जब बैलेंस फंड एक ही प्रकार का हुआ करता था, या नाम आज भी बैलेंस फंड से समझ में वही आता है लोगों को कि 65% कम से कम शेयर इक्विटी रहेगी और 35% डेट रहेगा। 65 से बढ़ भी जाती थी इक्विटी कभी, पर 65 से कम नहीं जाती थी, वो इनकम टैक्स के फायदों के लिए किया जाता था। पर अब अगर आप देखेंगे हाइब्रिड और इसमें बड़े सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, गोल्ड, डेट, इक्विटी तीनों मिला के भी आ गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम 100% इक्विटी में चले जाएंगे जरूरत पड़ी तो, और अगर हमको लगा कि वातावरण अनुकूल नहीं है इक्विटी के लिए और डेट के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो हम 100% डेट में चले जाएंगे। तो ये जो एक डायनामिज्म आ गया है और बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, और जो कि कई ऑप्शंस उसमें से अच्छे हैं, मैं नहीं कहता सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, पर वो कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है एक डिस्ट्रीब्यूटर बता पाएगा। पर आम तौर पे होगा यही कि बैलेंस फंड से, अगर आपकी मुराद ये है कि 65% इक्विटी और 35% डेट, तो उसमें फंड मैनेजर करेगा यही कि अगर डेट उसको लगता है कि बहुत इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो वो लॉन्ग टर्म डेट खरीद लेता है उसमें, ताकि उसको डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट का फायदा हो, यील्ड बढ़ता है। और अगर उनको लगा कि भाई शेयर मार्केट चलने वाला है, डेट नहीं चलने वाला है, तो वो उसका चेंज कर देंगे कंपोजिशन, 80% इक्विटी कर देंगे, डेट को शायद बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन डेट में रख दें। बट हाँ, ये मेरे बॉटम लाइन मेरे अनुसार तो यही है कि किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ही निवेश किया जाए। जी जी, और मैं अपने सभी दर्शकों के साथ में बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में बहुत डिफरेंस होता है, और वही जो डिफरेंस होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके लिए जनरेट करता है। तो इन्वेस्ट करें, बट सही तरीके से इन्वेस्ट करें। तो पूनम जी, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अभी वकार जी ने बताया कि गोल्ड ईटीएफ है, तो इसी तरह के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स? ये क्वेश्चन का आंसर मतलब ऐसा है कि आप सोचें कि मुझे इस सेक्टर में निवेश करना, और वो सेक्टर म्यूचुअल फंड के पास आज के दिन अवेलेबल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वकार जी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात में कि सभी तरीके के सेक्टर, सब तरह की थीम, इतने एग्जॉटिक थीम्स भी आ रहे हैं। अगर उसको और मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ, बहुत लंबी लिस्ट होगी। आप फार्मा सेक्टर ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, आप एफएमसीजी सेक्टर ले सकते हैं, गोल्ड आप ले सकते हैं, रियल एस्टेट आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि एक फंड ऐसा है मार्केट में, हिडन जेम जैसा है, जो आईपीओज में खाली इन्वेस्ट करता है। यानी अगर किसी को इच्छा है कि मैं आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करूं और पता चलता है कि हमारे तो लगे ही नहीं आईपीओ में शेयर्स, तो आप ऐसा भी फंड है जहां आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फंड ले सकते हैं, फॉरेन फंड्स ले सकते हैं। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में आपको एप्पल में इन्वेस्ट करना है, आपको फेसबुक में इन्वेस्ट करना है, आप इंटरनेशनल फंड्स चूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी फंड, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जहां म्यूचुअल फंड की रीच नहीं है। जो आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आपको पसंद है वो सेक्टर में, अगर आप नहीं पहुंच सकते तो वहाँ म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत ही आसानी से, बहुत छोटी रकम के साथ आप वहां पहुंच सकते हैं। यानी आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेक्टर, मतलब कुछ थीम, कोई सेक्टर, और बड़े ही अच्छे इनोवेटिव तरीके के और भी फंड्स आ रहे हैं मार्केट में जहाँ आप निवेश कर सकते हैं।
जैसे सर ने अभी बात करी बैलेंस फंड्स की, वो भी अपने तरह में एक बहुत ही एक एग्जॉटिक है कि आप चाहें जब डेट और इक्विटी में मार्केट के उतार चढ़ाव को आप पर्सनली नहीं मैनेज कर सकते, वहां आपके फंड मैनेजर वो मैनेज कर रहे हैं और एक निवेशक को अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। वही ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की कि हर सेक्टर उसके अंदर अवेलेबल है। जी वकार सर, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं म्यूचुअल फंडों के पास। अगर जो हम एक एसेट क्लास की बात करें, गोल्ड को एक एसेट क्लास के तौर पर देखें, उसमें गोल्ड फंड है और गोल्ड ईटीएफ है। अब दोनों प्रोडक्ट हैं गोल्ड के। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्वेस्टर जो हैं, कि गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें या गोल्ड ईटीएफ में। इन दोनों में फर्क और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी आपकी क्या सलाह होगी इस बारे में? भाई सलाह तो मेरी गोल्ड ईटीएफ को ही लेके है, क्योंकि ईटीएफ्स में हमेशा एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि आगे भविष्य में बहुत ईटीएफ्स आएंगे, और अगर पूरी दुनिया में हम लोग देखें तो ईटीएफ्स ही ज़्यादा, ईटीएफ्स के पास ही ज़्यादा पैसा है, और वही दिशा में हिंदुस्तान भी जाएगा। क्योंकि अगर 50 पैसे का भी फर्क पड़ जाता है सालाना एक्सपेंस रेशियो में, तो 10 साल में वो एक कंपाउंड होके काफ़ी हो जाता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ईटीएफ्स तो आपका फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और बाकायदा यानी गोल्ड इनके पास रहता है। ऐसा है कि आपने 100 रुपए दिए तो इन्होंने कुछ 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर गोल्ड खरीदना है। कस्टोडियन रहेगा, कस्टोडियन के पास फिजिकल गोल्ड रहेगा, तो कोई ऑडिट करना चाहे, इंस्पेक्शन करना अगर चाहे, तो वो बाकायदा गोल्ड रहता है फिजिकल। तो उसमें बड़ी चीज़ें, बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे एमएमटीसी है, और कोई चाहे तो एक ज़माने में नोवा स्कॉशिया जो बहुत बड़ा बैंक है कनाडा का, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था गोल्ड का। और तो ऐसे, और अब तो शायद बहुत कस्टोडियंस आ गए हैं। मैंने गोल्ड फंड पे बहुत काम किया था कुछ साल पहले, तो तब की नॉलेज है मेरे पास। और जहाँ तक दूसरे जो गोल्ड फंड्स हैं ईटीएफ्स छोड़ के, पूनम जी मुझको करेक्ट करेंगी अगर, या ऐड करेंगी उसमें जो भी मैं कह रहा हूँ, तो मेरे अनुसार वो खरीदते हैं शेयर्स उन गोल्ड फंड्स, उन कंपनीज के जो गोल्ड से डील करती हैं कुछ, और जो गोल्ड में इन्वॉल्व हैं। पर मेरा मत तो ईटीएफ्स के ही तरफ है, और ईटीएफ्स ही मैं कहूँगा कि लेने चाहिए। और भविष्य में और भी ईटीएफ्स जो आए गोल्ड छोड़ के भी, जो शेयर्स में आएंगे, बाकियों में आएंगे, बिकॉज ईटीएफ में भी प्राइस डिस्कवरी होती है और एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी जी पूनम जी, हमारे एक दर्शक का एक सवाल अभी आया है। उनकी मंथली इनकम 70,000 है, और वो अभी कोविड के दौरान उन्होंने जो रियलाइज किया, वो इमरजेंसी फंड को लेके काफी ज्यादा उनका फोकस उधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो वो एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं ताकि इन द कमिंग ईयर्स इस तरह का कोई पैंडेमिक कभी दोबारा फेस करना पड़े तो वो एक अमाउंट एक उनके पास में बिल्डअप हो जाए। तो कितना परसेंटेज आप उन्हें रेकमेंड करेंगे अपनी सेविंग से? अभी उनकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ उनकी सैलरी में से आप सजेस्ट करेंगे कि वो म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, ताकि वो एक इमरजेंसी फंड की तरफ बढ़ सके? वरुण जी, ये जो बात करी आपने इमरजेंसी फंड्स की, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे फर्स्ट और सबसे अहम स्टार्टिंग पॉइंट है। बिफोर क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं शुरू कर सकते। तो सबसे पहले जो इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना है, और कितना क्रिएट करना है, अब इसकी परिभाषा कोविड के बाद बदल गई है। पहले हम कहते थे कि 3 महीने तक का मंथली एक्सपेंस आप जितना करते हैं, विच इंक्लूड्स आपकी ईएमआई भी हो गई, आपके पर्सनल खर्चे, सभी तरीके के खर्चों को मिला के जो रकम बनती है, वैसे 3 महीने तक की रकम आपके पास एट एनी टाइम कैश में और लिक्विड में होनी चाहिए, ताकि आपको 3 महीने तक की कभी कोई ऐसी परेशानी आए तो आप उसमें से आसानी से निकल सकते हैं। बट कोविड के बाद जो क्वांटम है, मतलब जो राशि है इमरजेंसी फंड की, हमने रिवाइज करके 6 to 9 मंथ्स मिनिमम रखी है। यानी मिनिमम 6 महीने का घर खर्च आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और अब वो इनका खर्च कितना है वो देखते, और ये कितना सेव कर सकते प्रति माह, उतना रकम साइड में रखते हुए जब तक रखते जाएं जब तक वो 6 महीने तक का इनका खर्च ना हो इकट्ठा। और उसको निवेश करने के लिए आप कोई भी लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं, आप बैंक में रख सकते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूंगी कुछ पैसा कैश भी घर में रख सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा
टूल है जिसके जरिए भी आप इमरजेंसी अपनी टाइम निकाल सकते हैं फॉर एकदम डायर इमरजेंसी की रातों रात कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई। पर हाँ 6 to 9 months तक का मंथली एक्सपेंस आपका एट ऑल टाइम्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए टू मीट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस। ये कोविड के बाद के चेंजेस है और जो बहुत ही वैलिड भी है, क्योंकि अभी तक कोविड पीरियड चल रहा है, लोगों की सैलरी हिट हो गई, लोगों के नौकरियां चली गई, काम धंधों में इफेक्ट हुआ है, मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ा है, तो 6 to 9 months तक का एक रकम इन्हें इकट्ठा करके रखना होगा एज इमरजेंसी फंड। जी जी वकार सर, चर्चा करेंगे आप ही के एक फंड की। आपने सरिया कंप्लायंट एक फंड लॉन्च किया था, टॉरस एथिकल फंड। उसको ट्रैक करने पर हमने देखा कि 13 सितंबर तक का जो उसका जो रिटर्न है इस साल का, वो लगभग 50% का है। अब तमाम मल्टी कैप फंड्स मार्केट में उपलब्ध हैं, फिर ये सरिया कंप्लायंट फंड क्यों, और ये कंटिन्यू हो रहा है, इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें ऐसा है मनीष जी के देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, आवाज़ें आ रही हैं ESG फंड्स की, यानी इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। एंड अब वो हो रहा है कि भाई पेड़ मत काटो और वो फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन ना हो, जो कंपनी इस तरह के पदार्थ या इस्तेमाल कर रही है या प्रोडक्ट बना रही है जिससे कि आम आदमी का, कंज्यूमर का नुकसान है, सेहत का या किसी और चीज़ का, या वातावरण का नुकसान है, निसर्ग का नुकसान है, तो ये कि हम इन कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीदेंगे। तो वो एक पहलू है। अब ये शरिया फंड जो हमारा है, जिसको हमने कभी शरिया फंड कह के मार्केट में प्रस्तुत नहीं किया, सिवाय इसके कि जब शुरुआत में लॉन्च किया था 2009 में, मेरे विचार में, जब मीडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो बहुत टीवी पे और न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे चर्चा हुई थी इसकी। बट हम लोगों ने कभी उसके बाद हमने हमेशा एथिकल फंड करके ही प्रस्तुत किया इसको। और वो इसलिए भी कि एथिकल फंड ये है कि इसमें जो शराब बेचती हैं कंपनियां, उनके स्टॉक्स नहीं लिए जाते हैं, जो सिगरेट बनाती है बेचती हैं, उनके स्टॉक्स नहीं लिए जाते हैं, बैंक के स्टॉक्स नहीं लिए जाते हैं क्योंकि वो ब्याज देते हैं। हालांकि आप अगर कंपोजिशन देखें हमारे इस फंड के इन्वेस्टर्स का, तो इसमें वो उसी तरह का से समानता है उसके इन्वेस्टर प्रोफाइल में जैसे कि दूसरे फंड्स में है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जैन ट्रस्ट खुद आए हम लोगों के पास कि भाई ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया और हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्रिश्चियन ट्रस्ट ने किया, और तो इस तरह से इसका कंपोजिशन बड़ा सेक्युलर है, इन्वेस्टर बेस। और बहुत लोगों ने सराहा कि कई लोगों का ये कहना था कि भाई हम भी, हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप शराब मत पीजिए, परंतु हम कौन सा कहते हैं लोगों को, भैया बच्चे को पैदा होने के बाद कि जा बेटा शराब पी, हम भी तो ये कहते हैं कि खराब चीज है। तो इस तरह का इसका एक एक्सपीरियंस रहा। इसके रिटर्न्स देखिए क्या होता है कि किसी भी देश में अगर उस देश की इकोनॉमी ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर चलता है, कि जब तक बैंक्स नहीं चलेंगे तब तक बैंक्स लोन नहीं देंगे और कंपनीज को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा सोर्स क्रेडिट मिलने का बैंक्स है। तो बैंक्स चलेंगे पहले, उसके बाद ही बाकी सेक्टर्स चलने शुरू होते हैं। और जब विपरीत जाती है स्थिति तो बैंक्स के काफी खराब हाल होते हैं। अब हमारे यहाँ भारतवर्ष में और तकरीबन सभी जगह विकसित देशों में भी ऑलमोस्ट बैंक्स का कंट्रीब्यूशन, इंडेक्स अगर आप देखें BSE NSE के, तो या निफ्टी या सेंसेक्स, तो लगभग 28% बैंक या BFSI का कंट्रीब्यूशन उसमें है। हो सकता है 30 भी हो गया और मैं डेली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि शरिया फंड या एथिकल फंड बैंक के स्टॉक्स नहीं लेता है, तो जब भी इकोनॉमी बूम होती है तो इसके रिटर्न्स थोड़े से पीछे चलते हैं एज कंपेयर टू द मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स व्हिच हैव कंसिडरेबल एक्सपोजर टू बैंक्स। बट हमने ये देखा है कि जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो ये इस फंड के रिटर्न्स दे आउट परफॉर्म ऑल अदर फंड्स। और मल्टी कैप और एथिकल फंड मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी मल्टी कैप तो होना ही चाहिए हर एक के पास, और उसके बाद उसने देखना चाहिए कि अगर ये मार्केट डाउन जा सकता है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से एथिकल फंड में ज्यादा कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट और मल्टी कैप में थोड़ा कम कर देना चाहिए। और नॉर्मल मार्केट जैसे अभी बूम हो रहा है मार्केट, तो मैं खुद भी ये सलाह दूंगा इन्वेस्टर को कि भाई मल्टी कैप में ज्यादा रखो, थोड़ा एथिकल फंड में रखो, कि अगर मार्केट पलटा तो कम से कम एथिकल फंड आपका डिफेंड कर देगा। ये एथिकल फंड हमने ये भी देखा मनीष जी कि जो डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं
जी। बहुत कम है वैसे तो, पर वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है व्हेन द मार्केट इज गोइंग इन रिसेशन, उससे बड़ा अच्छा कंपेयर करता है डिविडेंड यील्ड से। तो पर क्योंकि इसका नाम एथिकल फंड कर दिया था और शायद इसको मीडिया ने बहुत ज्यादा शरिया कर दिया था शुरुआत में, और तो उस वजह से शायद इसका लोगों ने ध्यान उतना दिया नहीं इसके ऊपर। बट देयर आर अदर एथिकल फंड्स नाउ फ्रॉम अदर एएमसीज जो कि शायद बहुत बड़े भी हो गए हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ निवेश तो करना चाहिए लोगों ने, भले ही 10% करें अपने टोटल पोर्टफोलियो का, बट समझ के। जी जी जी। पूनम जी, इससे पहले मनीष जी आज का ये डिस्कशन रैप अप करें, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा ऑन जो आपने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बताया, जिसके थ्रू आप जो बाहर की कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली अभी ये इसका चलन ज्यादा हुआ है इंटरनेशनल फंड्स का, क्योंकि सभी लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें अपना फायदा देख रहे हैं, कंपनियों की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो देयर आर फंड ऑफ फंड्स बेसिकली, जो इंटरनेशनल फंड्स मैनेज करने वाली बाहर की कंपनियां, उन्हीं में डायरेक्टली फंड हाउस निवेश करता है, विच इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। डायरेक्टली निवेश करके वो रूट अपनाते हैं और उसके थ्रू फॉरेन फंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे पास यहाँ बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। आप खाली सिर्फ ऐसा फंड भी ले सकते हो जो सिर्फ इंटरनेशनल फंड में करते हैं, जबकि और कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आप इंडियन और कुछ पोर्शन इंटरनेशनल में करते हैं। लाइक जैसे सर बात कर रहे हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की, तो ये और लॉन्ग मतलब बिगर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप इंडियन स्मॉल मिड लार्ज में करते हैं, साथ ही इंटरनेशनल फंड्स का भी एक उसके अंदर समावेश है। इस तरह के फंड्स भी हैं, चाइना की कंपनी में कर सकते हैं, ब्राजील के कर सकते हैं। जैसी निवेशक को एक चाहत या इच्छा होती है कि हमें इस कंट्री में निवेश करना है, वो चॉइस हमारे पास अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल फंड्स में भी रीच हो चुकी है और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप ये फंड्स चूज कर सकते हैं। जी, हमेशा की तरह आज के जागरण डायलॉग्स प्रोग्राम में भी हमने आपके फायदे की बात की है, दर्शकों के फायदे की बात की है। हमारे विशेषज्ञों ने म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दी हैं, सेक्टर के बारे में बताया है। उसके अलावा जो एक खास तरह का फंड है, वकार सर ने बताया सरिया फंड के बारे में, ये क्या है और कैसे काम करता है, किन चीजों में निवेश करता है। पूनम जी ने बताया कि इंटरनेशनल फंड्स में क्यों निवेश किया जाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ये क्यों मतलब एक जरूरी चीज बन जाता है आज के समय में। हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतने काम की जानकारियां दी हैं। जागरण डायलॉग्स का ये वीडियो आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर भी पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।